हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शिवम आनंद और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। चलिए पिछले क्लास से आगे की बात करते हैं। ठीक है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। है ना, क्वेश्चंस क्या था हमारा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा, आप मैच आउट कर सकते हैं इससे। फर्स्ट नंबर n इक्वल टू 1/2l रूट अंडर f अपॉन m है। तो इसमें डायमेंशनली करेक्टनेस फाइंड आउट करना है। गिवन इक्वेशंस डायमेंशनल करेक्ट और नॉट, ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ ईटा, डायमेंशन ऑफ एन जो है, डायमेंशन ऑफ एन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रूट अंडर एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ एल इंटू डायमेंशन ऑफ रूट अंडर एम होना चाहिए। और डायमेंशन ऑफ एन, दैट इज एन इज द फ्रीक्वेंसी, F is the force, M is the mass, L is the length of the string. Then dimension of n frequency का dimensions क्या होता है? t to the power -1 और force का dimension क्या हो जाएगा? ml t to the power -2, that is 1/2, है ना। अपॉन dimension of L is the length of string, L हो जाएगा mass m to the power 1/2। अब देखिए इसको करते हैं हम लोग आगे प्रोसीड। तो जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो l टू डी पावर -1/2 t टू डी पावर -1 आएगा। m टू डी पावर -1/2 कट आउट हो जाएगा, l टू डी पावर 1/2 -1 तो -1/2 आएगा और t टू डी पावर -1/2 से ये -1/2 t टू डी पावर -1 हो जाएगा, है ना। देखिए तो LHS में जो डायमेंशन है t टू डी पावर -1 वो इक्वल नहीं है l टू डी पावर -1/2 और t टू डी पावर -1 के। तो LHS का जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है RHS के, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बट ये इक्वेशन मैथमेटिकली सही हो सकता है। दिस इक्वेशन विल बी मैथमेटिकली राइट। मैथमेटिकली राइट हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन ये गलत है, डायमेंशनली गलत है, इनकरेक्ट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से आपका y इक्वल टू a sin vt, y द डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड बेस्ड वेलोसिटी। सेकेंड नंबर इक्वेशन हमने लिखा y इक्वल टू a sin vt, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ sin vt। तो डायमेंशन ऑफ l, y इज द, व्हाट इज y इज द डिस्प्लेसमेंट, a is the amplitude, y is the displacement, a is the amplitude, v is the velocity and t is the time। ठीक है बेटा, ध्यान दो इधर। तो देखिए धीमे धीमे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विदाउट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से एकदम मस्ती से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। y क्या हो जाएगा l और d, एम्पलीट्यूड l हो जाएगा sin vt और यहाँ पर ये जो vt है, vt इज द आर्गुमेंट ऑफ sin थीटा। आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मस्ट बी डायमेंशनलेस, हमेशा डायमेंशनलेस होता है, एंड हियर इट इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर vt है, इसलिए डायमेंशन ऑफ vt l होगा, v टाइम्स ऑफ t क्या होगा? l होगा। वेलोसिटी का होता है l t टू डी पावर -1, l t टू डी पावर -1 इंटू t, l टू डी पावर -1 इंटू t करेंगे तो क्या आएगा? l, सिर्फ l आएगा ना, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सिर्फ क्या आएगा? l आएगा। l टू डी पावर माइनस, इसको करेंगे तो आप सिर्फ l आएगा। तो यहाँ पर ये डायमेंशन ऑफ vt क्या आ गया? आपका l आ गया। लेकिन डायमेंशन इधर LHS में क्या है? LHS दैट इज नॉट इक्वल टू RHS है। l इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l का स्क्वायर, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये इक्वेशंस क्या हो जाएगा? डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बट ये मैथमेटिकली सही है। थर्ड नंबर इक्वेशन था आपका v इक्वल टू d रूट अंडर TL अपॉन m। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उससे सॉल्व किए तो उसको मैच आउट कीजिए अपने सॉल्यूशंस को आप। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रूट अंडर TL अपॉन डायमेंशन ऑफ m रूट अंडर 1/2 m टू दी पावर 1/2। l वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? l t टू दी पावर -1 और t टाइम्स ऑफ l, l t टू दी पावर -1 और एक l t है और एक t था t टू दी पावर -2 दी पावर 1/2 हो गया।
एल पर पावर 1/2 एम टू डी पावर 1/2, एल टू डी पावर -1 इसको कट आउट करेंगे, एम टू डी पावर 1/2 तो बचेगा एल, एल बचेगा एल टी टू डी पावर -1, एल टी टू डी पावर -1 बचेगा आपका। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस है, देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन क्या है आपका? डायमेंशनली करेक्ट है। हो सकता है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, लेकिन मैथमेटिकली ये इक्वेशन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें, है ना। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप मैच आउट कीजिए, आपका सही है क्या? फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकेंड नंबर ये, सेकेंड नंबर आप मैच आउट कर सकते हैं, थर्ड नंबर ये। नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, फास्ट नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन से, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए इसमें, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा। धीमे धीमे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट हमारा अच्छा बिल्ड हो जाए, है ना। देखिए in equations x is equal to a plus bt plus ct square, a b c are the dimension are constant, t is the time in second, x is the distance in meter, t is the time in second, x is the distance in meter, find the dimensions, find the dimensions, dimensions find out करना है, unit of constant a b and c। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस आपको दिया हुआ है x is equal to a plus bt plus ct स्क्वायर, a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। इक्वेशंस जो आपके हैं क्या है? a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। इस इक्वेशंस को मुझे फाइंड आउट करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। और इसमें क्या करना है? डायमेंशनली करेक्टनेस तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। फाइंड द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ द कांस्टेंट a b and c। यूनिट ऑफ कांस्टेंट a b and c इसका क्या डायमेंशन है ये पूछा जा रहा है ना। तो x का डायमेंशन क्या हो जाएगा? x इज द लेंथ, l हो जाएगा, और ये a हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b, और t इज द टाइम का t हो जाएगा c, डायमेंशन ऑफ c t का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा, है। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू l, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू l t टू दी पावर -1, t टू दी पावर -1, डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू l t टू दी पावर -2। l को मीटर लिखेंगे, l t टू दी पावर -1 को मीटर पर सेकेंड, और इसको लिखेंगे SI में m टू दी पावर -1। देखिए क्वेश्चंस में दो चीजें मांगा गया है, फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट। ये हो गया आपका डायमेंशन, फर्स्ट नंबर डायमेंशन, इसको लिखेंगे आप डायमेंशन, ये हो गया आपका यूनिट। फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट, ये डायमेंशन और यूनिट दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। तो डायमेंशन ऑफ ए का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, बी का मीटर पर सेकेंड, सी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द वैन डर वाल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैन डर वाल इक्वेशंस ऑफ अ गैस इज डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस P इक्वल टू RT। कंस्टेंट A, B, राइट द SI यूनिट्स फॉर A एंड B। A और B के लिए मुझे क्या लिखना है? SI यूनिट्स लिखना है। By homogeneity we use dimension of P equal to dimensions of A upon B square। इसका जो डायमेंशन है ये प्लस हो रहा है, हमने पढ़ा था प्लस में डायमेंशन इक्वल होगा तभी इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे P प्लस V अपॉन A स्क्वायर हमारे पास है, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन B स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं प्रेशर का डायमेंशन ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2 होता है। तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन l टू दी पावर 6, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन हम लोग जानते हैं वॉल्यूम लीटर में होता है, लीटर क्यूब हो जाएगा, लीटर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? लीटर टू दी पावर 6 हो जाएगा। देन डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू l टू दी पावर 6 इधर जाएगा, l टू दी पावर 5 हो जाएगा, t टू दी पावर -2 हो जाएगा। SI यूनिट में इसको कैसे लिखेंगे? मीटर, m को लिखेंगे kg, लेंथ को लिखेंगे मीटर, टाइम को लिखेंगे सेकेंड, kg मीटर टू दी पावर 5 सेकेंड टू दी पावर -2। ठीक है,
ये फर्स्ट हो गया एसआई यूनिट ऑफ ए, जो पूछा जा रहा था, एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। अब बी का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, माइनस में है तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू बी क्या है, व्हाट इज बी, बी इज द लेंथ, बी व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का 1 है, तो वॉल्यूम एल टू डी पावर 1 हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट में इसको क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब भी इसका एक आंसर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी का ऐसा यूनिट हमने लिखा, बी का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी इक्वल टू आर आई टी, दैट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन, है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट, एन एस्टेब्लिश द रिलेशंस अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ रिलेशंस हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये क्या है, इफ वी नो द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, देन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन डिड्यूस अमंग दिस फिजिकल क्वांटिटीज। फैक्टर क्या हो सकता है, फैक्टर का मतलब है अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर उसको समझते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं। Find the expressions for the time period t of a simple pendulum. The time period t may be possible depends upon mass of the mass m of the bob of the pendulum, length l of the pendulum, acceleration due to gravity z at the place where pendulum suspended। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टाइम पीरियड टी हो सिंपल पेंडुलम का, में पॉसिबल डिपेंड्स अपॉन मास, किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉब ऑफ द पेंडुलम, लेंथ एल डिपेंड कर रहा है पेंडुलम पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द प्लेस वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। तो सिंपल पेंडुलम दरअसल होता क्या है, सिंपल पेंडुलम के बारे में हम बेसिक एक आइडिया लेते हैं। बेसिक आइडिया सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में एक रिजिड सपोर्ट यहाँ पर लगा होता है, रिजिड सपोर्ट जिसपे सिंपल पेंडुलम को हम लोग लगा के रखते हैं, रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से दो बॉब एक साथ यहाँ पर रिजिड किया गया है, ठीक है। जब ये बॉब यहाँ से इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, और ये बॉब इधर से इधर जाएगा, ये बॉब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और इसका मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है। सिंपल पेंडुलम में ये बॉब का जो मोशन होता है ये टू एंड फ्रो, एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। तो ये एंगल थीटा है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन लगेगा। जब ये टेंशन लगेगा, टी टेंशन, अब ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर इस बॉब का ये जो मास m है, बॉब का जो मास m है, इसका वेइंग फोर्स नीचे लगेगा, वेट फोर्स, वेट मास कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, है ना। बॉडी डायग्राम से बोलेंगे ये mg हो जाएगा। यदि ये mg हो जाएगा, यदि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यदि किसी लाइन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस लाइन के साथ ये क्या बनाएगा, थीटा। जब ये थीटा बनाएगा तो थीटा के एंगल के हम लोग जो कंपोनेंट होता है, थीटा का एंगल की तरफ का जो कंपोनेंट होता है वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, वो mg cos थीटा का होता है ना। mg cos थीटा, घुपुच इधर देखिए, घुपुच हो रहा है ना, ये खुपुच इधर है, ये खुपुच इधर है, mg cos थीटा कर देगा, ये mg हो जाएगा। और थीटा के अदर साइड में sin थीटा होता है, तो ये खुपुच क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, है ना। देखिए, और ये बॉब है, तो फोर्स बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे क्या करता है सिंपल पेंडुलम में, कि mg cos थीटा इक्वल टू टेंशन, mg cos थीटा इक्वल टू टेंशन, क्योंकि टेंशन फोर्स थी इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। ये बॉब है, ऊपर में ऐसे करके बॉब लटका हुआ है, ये बॉब इधर की ओर लटका हुआ है, और जितना भी टेंशन इस बॉब में लग रहा है, इस बॉब में जितना भी टेंशन लग रहा है, इस टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है भाई, ये जो टेंशन है इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा, mg cos थीटा। अब ये बॉब है, अब इस बॉब में देखिए क्या हो रहा है, ये जो साइन थीटा वाला फोर्स लग रहा है एंगल के अपोजिट साइड में, mg sin थीटा, mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, ml d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, ml d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, इधर की ओर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये इधर वाले फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, इधर वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज ml d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर।
दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप यहाँ से सिर्फ सिंपल पेंडुलम का एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम दरअसल होता है क्या है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, है ना। तो आइए सिंपल पेंडुलम में बेसिक आइडिया हमने ले लिया। अब सिंपल पेंडुलम में क्या है, पीरियड ऑफ पेंडुलम where t is the time period, pi is the 3.14, 22 by 7, 22 by 7 भी लिख सकते हैं। l is the पेंडुलम का लेंथ है l, g is the acceleration due to gravity, और यहाँ पर टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई रूट अंडर एल जी होता है सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। टाइम पीरियड आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये चीज आपको समझ में आया ना, ये कैसे सिंपल पेंडुलम वर्क करता है। ये बॉब बॉब एक बार टू फ्लो मोशन करेगा, इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू टी, और एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम एल डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ वी कंसीडर दैट टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन एम जी एल एन थीटा एंड जी एस, ठीक है। कंसीडर है टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन एम एल, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉब, इन सारी चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे इसमें कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब। क्यों भाई, क्वेश्चंस कर रहा है, क्वेश्चंस में कर रहा है द टाइम पीरियड टी मे पॉसिबल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, मास m ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ l ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट प्लेस वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द बॉब, एंड टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑफ द बॉब। और इस पर क्या आएगा, टू दी पावर a b और c, है ना। देखिए क्या करते हैं, कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री फैक्टर वी गेट, इस तीनों फैक्टर, ये 1 2 3 फैक्टर, ये तीनों फैक्टर को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉब। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाएंगे, इक्वल टू में एक के आएगा, के इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, t इक्वल टू k n टू दी पावर a l टू दी पावर b g टू दी पावर c। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m टू दी पावर a, डायमेंशन ऑफ l टू दी पावर b इनटू डायमेंशन ऑफ g टू दी पावर c। क्लियर है आपको। तो इन तीनों चीजों का डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बताता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन ऑफ टी का टी हो जाएगा, मास का m टू दी पावर a l टू दी पावर a, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन का आप क्या लिखते हैं डायमेंशन बताइए। तो एक्सेलरेशन l t टू दी पावर -2, है ना, इसका डायमेंशन ये लिखते हैं आप, l टू दी पावर -2 टू दी पावर c, m टू दी पावर a l b प्लस c t टू दी पावर -2c। डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखिए वी कंपेयर द पावर ऑफ m l एंड t ऑन द टू साइड वी गेट, दोनों साइड के m l और t का पावर को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू RHS यदि है तो इस कंडीशंस में a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और b प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, -2c इक्वल टू 1। क्यों सर, क्योंकि यहां पर आप एक चीज और लिख सकते हैं, ये m0 l0 t टू दी पावर 1 है, और ये इक्वल है m टू दी पावर a l टू दी पावर b प्लस c t टू दी पावर -2c। देन इससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने के दरमियान ये आया, यहां से c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू -1/2, इस इक्वेशन से -1/2, b इक्वल टू -3, b इक्वल टू 1/2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास क्या था, इक्वेशन फर्स्ट t इक्वल टू k m टू दी पावर a l टू दी पावर b एंड g टू दी पावर c। अब क्या करें, a b c के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, a b c के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। a का क्या था 1, a का 0, तो m0 1 खत्म हो जाएगा, b क्या है 1/2 l टू दी पावर 1/2, g c -1/2। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा k रूट अंडर l अपॉन g। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आपको फाइंड आउट करना था। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर LG। क्या सेम चीज यहीं पे फाइंड आउट हम लोगों ने किया है ना? देखिए सेम चीज है ये, t इक्वल टू k√L/G, वेयर k का वैल्यू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 2 पाई, देन k इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई√L/G। यही क्या है आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। यही आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना? ये चीज मुझे फाइंड आउट करना था। क्वेश्चंस एक बार फिर रीड आउट करते हैं आपके लिए। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये चीज फाइंड आउट करना है, ये चीज डिपेंड कर रहा है इस पे, है ना? क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके एकदम पूरा मचा दीजिए इस क्वेश्चन को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देख लीजिए अच्छे से, नोट डाउन करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। आपका नोट्स बहुत ही बेहतर होना चाहिए, टू द पॉइंट, टू द टॉपिक और टू द चैप्टर। जितना चीज आपको पढ़ाया जाए टू द पॉइंट आप नोट करेंगे अपने नोट्स में, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो, है ना? बहुत ही मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, लेकिन नोट्स जब एक बार आप बनाइएगा तो आपका खुद का हो जाएगा। रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसान होगा। नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए नोट्स, है ना? आइए, जैसा कि हमने बनाया, ठीक है सर आप तो डिजिटल लिख दिए, आपके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है तो आप कॉपी पेन पर लिखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कॉपी पेन पर ही लिखिए, है ना? थोड़ा मजा भी करते हैं इस क्वेश्चंस में। आइए वेलोसिटी और वेवलेंथ के क्वेश्चंस में थोड़ा सा एंजॉय किया, देखिए एंजॉय करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में कैसे एंजॉय करेंगे? द वेलोसिटी v of the water depends upon wavelength lambda, density of the water rho, and acceleration due to gravity g. By dimensional analysis, deduce the relationship between the quantities. तो मुझे क्या करना है? डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू मुझे डिड्यूस करना है रिलेशनशिप क्या होगा इस क्वांटिटी के बीच में, वेलोसिटी। ठीक है, देखिए वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ लैम्डा एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर रो, acceleration due to gravity is d, lambda to the power a and g to lambda to the power a, rho to the power b, acceleration due to gravity to the power c. Combining all three factors we get v is directly proportional to lambda to the power a, rho to the power b, g to the power c. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में बदलेंगे, k lambda to the power a, rho to the power b, g to the power c. That is फर्स्ट नंबर इक्वेशंस। क्लियर है? मजा आ रहा है सर? सेम क्वेश्चन है बेटा, ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। बाय डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव, डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग क्या कहेंगे? डायमेंशनल ऑफ v इक्वल डायमेंशनल ऑफ लैम्डा टू द पावर a, डायमेंशन ऑफ रो टू द पावर b, डायमेंशन ऑफ g टू द पावर c। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? l टू द पावर l t टू द पावर -1, और लैम्डा 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 इज द लेंथ, l टू द पावर a, रो ml टू द पावर -3, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l टू द पावर -2 टू द पावर c। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग द पावर ऑफ LHS एंड RHS। LHS और RHS के पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए B, यहां पर एक ही बात किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए A -3B प्लस C, A -3B, A -3B प्लस C, A -3B प्लस C इक्वल टू 1 है, क्योंकि लेंथ की पावर यहां पर 1 है ना? टाइम का देखिए, टाइम टू दी पावर -1 है, तो टाइम -2c इक्वल टू -1 हो जाएगा, -2c इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना? अब देखिए b मास पे डिपेंड कर रहा है, b मास पे डिपेंड कर रहा है, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। ये तीन इक्वेशंस यहां से आपको मिले, इस तीन इक्वेशंस हम a b c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो c इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो a -3 इंटू 0, b इज द 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस a equal to 1 minus 1/2, that is 1/2. Then equation first, आपका equation first है k, b equal to k lambda to the power a, rho to the power b, g to the power c। ठीक है, तो इसमें a b c के वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी। यहाँ पे हमने क्या किया, एबीसी के वैल्यू को हमने पुट कर दिया, है ना, एबीसी के वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया है यहाँ पर। तो क्या मिला, b इक्वल टू k टाइम्स ऑफ रूट अंडर l इंटू जी, रो रूट टू दी पावर 0 रूट अंडर l इंटू जी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशंस ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ वाटर v। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है किसमें, वेलोसिटी ऑफ अ वाटर v में, है ना। v इक्वल टू k रूट अंडर लैम्डा टाइम्स ऑफ जी, जो मुझे फाइंड आउट करना था, ये मिल गया। क्लियर है आपको अब? velocity भी depends upon velocity, द रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटीज के बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, मैक्सिमम वेलोसिटी हुई, ठीक है, ये निकल गया आपका। तो रिलेशनशिप क्या है, v इक्वल टू k रूट अंडर लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये रिलेशनशिप हम लोगों ने फाइंड आउट किया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऊपर वाले क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से एक बार। ऐसे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो डोंट वरी, कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, खुद से सॉल्व कीजिए। खुद से सॉल्व करने के बाद ही क्वेश्चंस को आप वाच कीजिए, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये सारे नोट्स मैं डाल दूंगा अपने वेबसाइट पे, तो डोंट वरी, ठीक है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत इससे नहीं है आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ रहा है ना सर, बहुत मजा आ रहा है। फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, सारे क्वांटिटीज के साथ रिलेशंस निकाल रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है। साइंटिस्ट बन गया सर यहाँ पे तो। आइए निकालते हैं, मजा आ रहा है ना। If force F, time t, velocity v are taken as a fundamental quantities, what will be the dimension formula of the work? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। जबकि मुझे पता है फोर्स F है, टाइम t है, वेलोसिटी v है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिया गया है, ठीक है। तो लेट वर्क इक्वल टू क्या होगा, a टाइम्स ऑफ फोर्स टू द पावर a, टाइम टू द पावर b एंड वेलोसिटी पावर c, ये मान लिया हमने, ठीक है। बाय होमोजेनिटी से हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनिटी का यूज कीजिए आप। डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f टू द पावर a, डायमेंशन ऑफ t टू द पावर b, डायमेंशन ऑफ b टू द पावर c। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है सर, वर्क का डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, m l2 t टू द पावर -2, वर्क का डायमेंशन m l2 t टू द पावर -2। तो फोर्स m l t टू द पावर -2 द पावर a t टू द पावर b l t टू द पावर -1 टू द पावर c as dimension of LHS equal to dimension of RHS by comparing the power we get। हम लोग कंपेयर करेंगे पावर को, तो मुझे क्या मिलेगा, m l2 t टू द पावर -2 m टू द पावर a l टू द पावर a प्लस c, क्लियर है, t टू द पावर -2a प्लस b माइनस c, ठीक। अब देखिए आगे, a टू डी पावर क्या हो गया, यहां से देखिए m का पावर मैच आउट कीजिए, a टू डी पावर क्या आ गया 1, a प्लस सी टू डी पावर 2 -2b माइनस प्लस b माइनस c इक्वल टू -2। तो a इक्वल टू 1 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस a, c इक्वल टू 1 -2 टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू -2। तो b इक्वल टू -2 प्लस 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कर रहा है, w इक्वल टू k टाइम्स ऑफ f टू दी पावर a, t टू दी पावर b and b टू दी पावर c। w equal to f, a is the one, putting the values of, putting the value of abc के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, w इक्वल टू k टाइम्स ऑफ f t b। तो डायमेंशन ऑफ द वर्क डन, वर्क क्या आ गया, f टू दी पावर 1 t टू दी पावर 1 v टू दी पावर 1, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस को भी एक बार देख सकते हैं आप, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, नहीं तो कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को फिर से वॉच कीजिए यदि समझ में नहीं आ रहा। तो डायमेंशंस क्या हो गया इसका, वर्क का डायमेंशंस ऑफ वर्क दैट इज इक्वल टू f
टू दी पावर 1, टी टू दी पावर 1 और v टू दी पावर 1, है ना। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करेंगे, वीडियो को फिर से पहले वॉच करेंगे फिर कमेंट करेंगे, अपने डाउट को पूछेंगे, कमेंट में मचा देंगे इन सारे क्वेश्चंस को, है ना। कमेंट भर जाना चाहिए हमारा, आपसे हम यही एक्सेप्ट कर। क्लियर है, ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इफ x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड इज डायमेंशनली करेक्ट एंड x रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी द फोर्स, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, then y and z also must represent the same physical quantity, that is force. It means the terms both side dimensional equation should have same dimensions. This is called principle of homogeneity of the dimension. जैसे कि समझिए कि एग्जांपल से समझते हैं, यदि x इक्वल टू वाई प्लस जेड है, x भी इंडिकेट कर रहा है फोर्स के डायमेंशन को और वाई जेड वो इंडिकेट कर रहा है फोर्स के डायमेंशन। देन हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशंस है डायमेंशनली करेक्ट एंड मस्ट हैव सेम डायमेंशन, इसके पास सेम डायमेंशन है तभी हम इसको सम कर पा रहे हैं या फिर इसके एडिशन कर पा रहे हैं। और इसी इक्वेशंस और इसी ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहेंगे। क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, शॉर्ट में लिख दिया POHD, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखिए, एग्जांपल करते हैं, इस पे मजा आ जाएगा। धीमे धीमे ठंडी में पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, है ना। आइए धीमे धीमे क्वेश्चंस करते हैं। चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ द रिलेशंस b इक्वल टू u प्लस at, डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू m0 l t टू दी पावर -1, b का क्या हो जाएगा डायमेंशन m0 l t टू दी पावर -1 और डायमेंशन ऑफ at m0 l टू दी पावर -2 इंटू t और t से मल्टीप्लाई कीजिएगा m0 l t टू दी पावर -1। यहाँ पर क्या है, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस मुझे चेक करना था, तो तीनों का मैंने डायमेंशंस लिखा, सेम आया। डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। देन द गिवन फिजिकल रिलेशंस इज डायमेंशनली करेक्ट, ये फिजिकल रिलेशंस क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। इट इज द एक्सप्रेशंस इन which in which a physical constant is being used is known to as, then by using homogeneity principle we can find the dimensions of that constant। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए क्या कहना क्या चाह रहा है कि the viscous force between layer of the flowing third is given by expressions। ये एक्सप्रेशन है विस्कस फोर्स का, जो लेयर थर्ड लेयर है उसके थ्रू ये जो फोर्स विस्कस फोर्स थर्ड लेयर में आ रहा है, वाटर के थर्ड लेयर में जो विस्कस फोर्स आ रहा है, तो उसका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, F इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ A dB अपॉन dt। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस इक्वेशंस में ये जो एक्सप्रेशंस लिखा गया है, ये सारे चीज का यहाँ पर यूज किया गया है, कौन किसको डिनोट कर रहा है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द एरिया ऑफ लेयर, dB अपॉन dx वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट है ये। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा, मुझे ईटा को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज ईटा, ईटा क्या होगा भाई। बाय होमोजेनिटी वी यूज डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईटा, डायमेंशन ऑफ A, dB अपॉन dt स्पीड अपॉन डिस्टेंस है, फोर्स mlt टू दी पावर -2, डायमेंशन ऑफ ईटा A एरिया, L स्क्वायर स्पीड L टू दी पावर -1, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का डायमेंशन निकालेंगे L आएगा, है ना। तो डायमेंशन ऑफ ईटा क्या हो जाएगा सर, देखिए ईटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दो, m L का स्क्वायर, L का क्यूब है -3 ऊपर जाएगा, स्क्वायर है L टू दी पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि L टू दी पावर बेटा देखो 2 -3 करोगे तो कितना आएगा, L टू दी पावर -1। बच्चों वाली सवाल है, बच्चों वाली हरकत करते हो। अब T टू दी पावर क्या है, देखो यहाँ पे T टू दी पावर -1 है, T टू दी पावर -1 -2 +1
कितना हो जाएगा, टी टू डी पावर माइनस वन। बच्चों वाली हरकत है ये। डायमेंशन ऑफ एन क्या, ईटा क्या हो जाएगा, एम एल टू डी पावर माइनस वन टी टू डी पावर माइनस, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का डायमेंशन मैंने निकाल दिया बिटवीन द फ्लोइंग थर्ड लेयर बाय द गिवन एक्सप्रेशंस। विस्कस फोर्स का मैंने यहाँ पर निकाला है डायमेंशंस, ईटा का डायमेंशन मुझे फाइंड आउट करना था। तो क्या है, एम एल टू डी पावर माइनस वन और टी टू डी पावर माइनस वन। अब इस चीज को पढ़िए, ये क्या करना चाह रहा है, फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल कंस्टेंट। किसी भी फिजिकल कंस्टेंट का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है if the expressions in which a physical constant is being used, ये फिजिकल कंस्टेंट में जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है is known to as then by using homogeneity principle, homogeneity principle का यूज करके we can find the dimension of that constant, इस कंस्टेंट का हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, यूजिंग द homogeneity principle। विदाउट यूजिंग homogeneity principle हम नहीं निकाल सकते किसी भी फिजिकल कंस्टेंट का डायमेंशंस। क्लियर है आपको? देखिए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, है ना। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को यहाँ पर हम मिक्सअप करने की कोशिश की है, किया गया है इन सेशंस में। जो यूनिट एंड डायमेंशंस और एरर एनालिसिस का जो सेशन चल रहा है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मिक्स करने का कोशिश किया गया, कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर समझना है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं धीमे धीमे। डिस्कस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस। यूनिवर्सल गैस का डायमेंशनल फार्मूला आपको डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करेंगे? यूनिवर्सल गैस सबको पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, दैट्स द यूनिवर्सल गैस। ये सब कोई पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। वी नो दैट फ्रॉम द गैस लॉ पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमारे पास क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। डायमेंशनल एनालिसिस से क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ पीवी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन टाइम्स ऑफ आरटी होना चाहिए। अभी प्रोडक्ट में डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ पी दोनों का अलग अलग लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एन, डायमेंशन ऑफ आर और डायमेंशन ऑफ टी, ये भी अलग अलग लिखेंगे। प्रेशर का डायमेंशन एम एल टू डी पावर माइनस वन टी टू डी पावर माइनस टू, और ये वॉल्यूम का जो डायमेंशन है एल टू डी पावर थ्री हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ एन क्या हो जाएगा, मोल, और डायमेंशन ऑफ आर हो जाएगा आर, और डायमेंशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, थीटा। तो डायमेंशन ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट। डायमेंशन ऑफ आर एम एल टू डी पावर टू, एम एल टू डी पावर टू, इसको लिख रहे हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको बाहर करेंगे। ये इधर जाएगा एम एल टू डी पावर टू, मोल इधर जाएगा, जब मोल इधर जाएगा तो मोल टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा ना, और थीटा भी आपका इधर जा रहा है तो थीटा टू दी पावर माइनस वन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। क्लियर है ये क्वेश्चन? देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी पर, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाओ, मजा आ रहा है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चंस को ना। आइए, मजा आ गया पूरा मजे में आगे बढ़ते चले गए सर। आइए कुछ सम स्पेशल फिगर ऑफ डायमेंशंस हम देखते हैं क्या है। रूल नंबर फर्स्ट, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड या फिर सब्ट्रैक्ट विद द सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज टू द सिमिलर क्वांटिटी। ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। अल्फा इक्वल टू अपॉन अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ बी अपॉन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। Here t is the time, f is the force and v is the velocity and x is the distance. क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, since डायमेंशन ऑफ एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, वेलोसिटी का एल टी टू दी पावर माइनस वन, तो क्या होगा एम एल टू हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस थ्री। सो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी एम वन एल टू टी टू दी पावर माइनस थ्री होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये जो एडिंग कर रहे हैं ना, एफ बी अपॉन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एफ बी का ये डायमेंशन इक्वल होना चाहिए बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। यही चीज ये कर रहा है। वन क्वांटिटी कैन बी एडेड या फिर सब्ट्रैक्ट विद सिमिलर क्वांटिटी। जब किसी सिमिलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओनली गिव राइज द सिमिलर क्वांटिटी। और ये भी क्या करता है, सिमिलर क्वांटिटी ही देता है। जब किसी सिमिलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमको क्या देता है, सिमिलर क्वांटिटी देता है। सिंपल सी बात है यार, है ना, समझने वाली बात है भाई। यहाँ पे समझो, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, एम वन एल टू टी टू दी पावर माइनस थ्री, देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज द डिस्टेंस, एल टू दी पावर टू, एल टू दी पावर टू इधर जाएगा, एल टू दी पावर टू जब इधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर फोर हो जाएगा ना इधर।
तो बीटा एम एल टू डी पावर 4 टी टू डी पावर -3, ये बीटा का एक्सप्रेशन आ गया आपका। देन हम ये भी कर सकते हैं, मुझे अल्फा भी निकालना था, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। बीटा तो मिल गया पहला, अब अल्फा कैसे निकालेंगे? एफ बी अपॉन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी एंड विल बी m1 l2 t टू दी पावर -3, इसका भी डायमेंशन m1 l2 t टू दी पावर -3। जब ये भी m1 l2 t टू दी पावर -3 हो रहा है तो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर भी m1 l2 t टू दी पावर -3 होगा क्या? अरे हाँ या ना? तो टाइम को जब इधर लेके जाइएगा तो टाइम क्या हो जाएगा? टी टू दी पावर -3 प्लस 2, टी टू दी पावर -3 प्लस 2, अल्फा इक्वल टू m1 l2 t टू दी पावर -1। क्लियर है? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा भी आपको मिल गया क्या? m1 l2 t टू दी पावर -1। मजा आ गया सर? मजा आ गया है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है, ठंडी में पूरा मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे अब। अगला क्वेश्चन है, for n mole of a gas, van der Waal constant, van der Waal equation is P minus A upon B square, B minus B equal to nRT. Find the dimensions of AB and P, where AB का डायमेंशन हमको निकालना है A और B का। P is the pressure of the gas, B is the volume of the gas, T is the temperature of gas। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, खुद से सॉल्व कीजिए पहले इसको। बहुत इजी क्वेश्चन से बेटा, ध्यान से सॉल्व करना है इसको, ठीक है? सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ। तो P माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या है? P माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर शुड बी द काइंड ऑफ प्रेशर, ये क्या है? काइंड ऑफ प्रेशर। V माइनस बी शुड बी द काइंड ऑफ वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू nRT। क्लियर है? A अपॉन पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? P के बराबर होगा, है ना? A अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर होगा, A अपॉन बी स्क्वायर P के बराबर होगा। कैसे सर? कैसे 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 कैसे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पढ़ा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू क्या कहेंगे? जो इसका डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका होगा, सेम डायमेंशन होगा, तभी तो हम यहाँ पर डायमेंशन सही का निकाल पाएंगे ना। ए अपॉन बी स्क्वायर प्रेशर का डायमेंशन आपने पढ़ा हुआ है, m1 l1 l माइनस 1 t टू दी पावर -2, एंड डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l क्यूब। l क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो m1 l माइनस 1 t टू दी पावर -2, l क्यूब का स्क्वायर करेंगे l टू दी पावर 6 आएगा। जब l टू दी पावर 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे m l टू दी पावर 5 t टू दी पावर -2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। सेकेंड देखिए, बी माइनस बी, ये काइंड किसके काइंड का है? वॉल्यूम के प्रकार का है ना? बी माइनस बी वॉल्यूम के प्रकार, वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, ये प्रेशर करेक्शन टर्म है। दिस इज द प्रेशर करेक्शन टर्म एंड दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन टर्म, दैट इज इक्वल टू पीबी पी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी इक्वल टू nRT। क्लियर है? तो बी इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू बी, बी दैट इज एल क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? एल क्यूब है, एल पे सिर्फ क्यूब m0 l3 t0, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या आ गया? m0 l क्यूब t0। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? ए और बी का हमने डायमेंशंस निकाल लिया, दो आंसर आए इसमें ए और बी का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चंस नहीं है, कुछ रूल्स हैं आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जे मेन जैसे एग्जाम को दे रहे होते हैं या जे एडवांस जैसे एग्जाम को दे रहे होते हैं, तो वहां पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इस कंसेप्ट को आप समझते हैं, एंगल वाले कंसेप्ट को, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना? बहुत कम टाइम में। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2, कंसीडर अ टर्म साइन थीटा। रूल नंबर फर्स्ट क्या था भाई? आपने पढ़ा अभी रूल नंबर फर्स्ट, पढ़ दे रूल नंबर फर्स्ट। ओनली वन क्वांटिटी कैन बी एडेड या फिर सब्ट्रैक्ट विद सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड कीप राइज अ सिमिलर क्वांटिटी, दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। अब हम रूल नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या करेंगे हम लोग? कंसीडर करेंगे एंगल टर्म साइन थीटा। ये थीटा इज डायमेंशनल लेस। थीटा क्या है? डायमेंशनल लेस। तो ये थीटा डायमेंशनल लेस है तो साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस भी क्या होगा? डायमेंशनल लेस होगा। अब ये जो साइन थीटा है सर, ये साइन थीटा, साइन भी डायमेंशनल लेस है, साइन का जो आर्गुमेंट जो एंगल आएगा यहाँ पर, ये एंगल थीटा भी डायमेंशनल लेस होगा आपका। कॉस की बात करें तो कॉस में ये दोनों ही डायमेंशनल लेस है, ये दोनों ही डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल लेस। सेम इसमें भी, इसमें भी।
ई पे जो भी आर्गुमेंट आएगा एन टाइम सब कुछ आएगा, तो इसके अंदर जो ये आर्गुमेंट होगा ये भी डायमेंशनल लेस होंगे आपके। ई पे भी जो आर्गुमेंट आएगा ये भी डायमेंशनल लेस होगा। लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा ये भी डायमेंशनल लेस होगा। तो यही कहता है ये थीटा आर द डायमेंशनल लेस देन साइन थीटा पी अपॉन इज आल्सो डायमेंशनल लेस। यदि यहाँ पर इसका आर्गुमेंट डायमेंशनल लेस है, ये भी डायमेंशनल लेस है, तो क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है यदि ये कंसेप्ट को पता हो, ये डायमेंशनल लेस है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल आपके लिए लेंगे और एग्जांपल को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इससे रिलेट कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। तो क्वेश्चन है अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन बी स्क्वायर साइन बीटा अपॉन साइन बीटा टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, खुद से सॉल्व करेंगे आप। b is the velocity and f is the force and t is the time. अल्फा इक्वल टू f अपॉन बी स्क्वायर साइन बीटा टी। साइन यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशनल लेस, और बीटा टी भी क्या होगा, डायमेंशनल लेस, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। क्लियर है? इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l1 t टू दी पावर माइनस 2, और ये वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है l t टू दी पावर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 l टू दी पावर माइनस 1, माइनस 2 जाएगा माइनस 1, और t टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ये 0 कर देगा। तो अल्फा क्या आ गया, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा, m1 l टू दी पावर माइनस 1 t टू दी पावर 0, दैट इज द फर्स्ट आंसर। ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए फाइंड द डायमेंशन फॉर अल्फा और बीटा भी आपको निकालना है। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या है, अल्फा तो आपने निकाल लिया, बीटा भी आपको निकालना था। बीटा कैसे निकालेंगे, तो बीटा टाइम्स ऑफ टी, बीटा बीटा टी भी डायमेंशनल लेस है। जब डायमेंशनल लेस का डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है ना, मैंने आपको बताया था पहले। तो बीटा टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू 1 आएगा, तो ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट बीटा टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू 1, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, टी टू दी पावर माइनस 1। हाँ सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्लियर? अरे हाँ यार, समझ में आया ये क्वेश्चंस, तो कमेंट में पूरा मचा देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया अल्फा बीटा, ठीक है, कमेंट में मचा देना पूरा सब बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसमें, आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है देखते हैं। अल्फा इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन हैशटैग करके लिखेंगे, मजा आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू एफ एफ टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग ई टू पाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इतने एक्सप्रेशंस देख के ही डर जाते हैं, सर ये क्या दिया हुआ है। तो डोंट अपेयर फ्रॉम द क्वेश्चंस टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन से आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। एफ इक्वल टू फोर्स बीज द वेलोसिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है। अल्फा इक्वल टू एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग, देखिए कितना इजी हो गया। ये जो आर्गुमेंट है लॉग का, ये डायमेंशनल लेस है और लॉग भी डायमेंशनल लेस है, दोनों चीज डायमेंशनल लेस है। कितना इजी हो गया क्वेश्चंस, बताओ बताओ बच्चों, कितना इजी हो गया ये क्वेश्चंस, कितनी इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो यदि ये कंसेप्ट आपको पता हो तो। रूल नंबर 2 जो मैंने बताया है ना, तो इजी हो गया क्वेश्चंस। अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। एल वेलोसिटी का डायमेंशन और फोर्स का डायमेंशन लिखिए, बीटा का भी डायमेंशन लिखिए। तो पहले आप बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ बीटा अपॉन बी स्क्वायर, तो 2 पाई ये 2 नॉमिकल वैल्यू है 1 हो जाएगा। बीटा वेलोसिटी का डायमेंशन 1 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू L2 टी टू दी पावर माइनस 2। तो बीटा को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इससे अल्फा निकल जाएगा m1 l-1 टी टू दी पावर माइनस 1। दोनों आंसर्स आ गए आपके। क्लियर है ये क्वेश्चंस? बहुत इजी है सर, बहुत इजी है बेटा, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा।
तो लास्ट पॉइंट मुझे लगता होगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मैंने इतना डायमेंशंस आपको भी बताया, इतने सारे रूल्स बताए, इतने सारे चीज़ों का भी रिलेट किया हम लोगों ने साथ मिलकर, है ना, सारे कंसेप्ट को साथ मिलकर हम लोगों ने समझा। तो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, तो ये लिमिटेशंस जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ का, कि इसकी क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो लिमिटेशन देखिए, पहला लिमिटेशन ये होता है डायमेंशंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड्स। So by dimensionally, if a given expression is correct, then it does not mean the dimensionally it means expression is mathematically correct। क्या कहना चाह रहे हैं, डायमेंशन डिपेंड्स नहीं करता मैग्नीट्यूड पर। बाय डायमेंशनली यदि कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन सही है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि एक्सप्रेशन मैथमेटिकली भी सही है। यदि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप ये ना समझ लें कि ये दोनों इक्वेशंस मैथमेटिकली भी करेक्ट है। ये दोनों इक्वेशंस s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस 1/3 हाफ टी स्क्वायर कहीं पढ़ा है क्या? ये तो मैथमेटिकली गलत है और ये सही है, लेकिन डायमेंशनली दोनों सही होगा। अगर डायमेंशंस ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है 1/2 और 1/3 पे डिपेंड कर रहा है फिजिकल कांस्टेंट ut at स्क्वायर और ut और at स्क्वायर, इस पे डिपेंड कर रहा है और s पे डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन ऑफ LHS और RHS जब आप करेंगे तब न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है यदि कोई एक्सप्रेशंस डायमेंशनली सही है तो आप ये ना समझें कि ये मैथमेटिकली भी सही होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको, है ना। हियर बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या बेटा? करेक्ट। द कंस्टेंट व्हिच हैव नो डायमेंशंस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। यदि किसी कंस्टेंट जिसके पास डायमेंशंस नहीं है उसका डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते, है ना। The method is applicable only in case of power functions. It follows the case of exponential, trigonometric, or logarithmic relations. The method is applicable only in case of power functions. It follows the case of exponential, trigonometric, and logarithmic relations. ठीक है, तो ये है, ये आपके लिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस था जिसका हमने डिस्कशन किया। 3 पॉइंट डिस्कस किए जो बहुत ही ईजी हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए इसको। तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किया 1 2 3। क्लियर है आपको यहां तक? क्लियर है आपको? ठीक है, तो आइए अब लोग ये ओवरव्यू लेंगे कि आज के लेक्चर्स में बेसिकली हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। बेसिकली आज तक के लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट, यूनिट एंड डायमेंशंस में फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया आप लोगों के साथ हमने। फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री यूनिट, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट का डिस्कशन किया गया है। टाइप्स ऑफ यूनिट का डिस्कशन हो चुका है आप लोगों के साथ। डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिस्कशन हो चुका है, बहुत मजा आया इसमें, है ना। राइट, डायमेंशनल फार्मूला लिखना था एनर्जी का, ये भी डिस्कशन हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डिस्कशन हुआ आप लोगों के साथ। डायमेंशनल फार्मूला विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, उसके बाद कुछ डायमेंशनल फार्मूला मुझे CGS से निकालना था, SI में पता था, वो भी निकालने वाला हम लोगों ने किया। टू चेक द डायमेंशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशंस, इसका भी डिस्कशन हो चुका है। फिजिकल कंस्टेंट्स का चेक करते थे ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, है ना। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क रहेंगे बेटा, ध्यान रखना इस बात का। 2 क्वेश्चंस आप खुद से लगाना, नहीं बनेगा तो कमेंट में मचा देना, मैं अगले लेक्चर्स में आपको ये बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चंस कमेंट में एकदम मचा देना है आपको, छोड़ना नहीं है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, है ना। कमेंट में पूरा मचा देना, एकदम लगना चाहिए। लेक्चर्स आज का अच्छा रहा। डायमेंशनली करेक्टनेस हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चंस। करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशनली करेक्टनेस है या नहीं, ये सारे फाइंड आउट किए गए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए। अब देखिए, एस्टेब्लिश द रिलेशंस अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट किया है किसकी मदद से? डायमेंशनल फार्मूला की मदद से, है ना।
इन सारी चीज़ों की मदद से हम लोगों ने इनको फाइंड आउट किया है। जिस पे डिपेंड कर रहा था उस पर पावर लगा करके हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के इसका एक्सप्रेशंस निकाल रहे थे फिजिकल क्वांटिटी का दरअसल होगा क्या, है। साथ ही साथ हम लोगों ने सम स्पेशल फिगर ऑफ डायमेंशंस, कुछ रूल्स, 2 रूल्स आपको बताए। उसके बाद 2 रूल्स के बाद हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का क्या लिमिटेशंस है इनका भी डिस्कशन आप लोगों के साथ आज के लेक्चर तक हमने किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे या फिर लेक्चर्स को यहीं पर एंड करना चाहेंगे। नेक्स्ट आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। फिजिक्स को पढ़ाई करने से पहले सिग्निफिकेंट फिगर की नॉलेज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप बने रहिएगा हमारे लेक्चर्स में। आज इतना दूर हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा किया हम लोग अपने लेक्चर्स में और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, साथ मिलकर हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और आप लोगों से हम अब विदा लेना चाहते हैं। और आज के लेक्चर्स में जितने सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हुआ है, बेसिकली आप उन सारे टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लें, खुद से सेल्फ नोट्स बना लें, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जो सारे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं उन सारे कंसेप्ट पर बेस कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे के कमेंट आएंगे कि सर नोट्स अपलोड कर दीजिए, तो वो नोट्स अपलोड हो जाएगा आपका, हमारे वेबसाइट पे वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ टीपीपीस भी आपको दिया जाएगा वहां पर, उस टीपीपी को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे वहां पर आपको, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ठंड का मौसम है, ठंड में थोड़ा बच के रहिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।